जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो ये कि जब आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपने इनिशियल कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन सी शीट्स अपनी बनानी है, किस तरह से अपने सिस्टम्स को जनरेट करना है और कैसे मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपका काम ऑटोमेटिकली चलता रहे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपने अपना नया ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, इवन क्लाइंट्स को भी सर्विसेज देनी है, तो ये नहीं आपने करना है रैंडम कि यार ये वीडियो बनवाई है, मैंने ऐड चला दी एंड दैट्स इट। आपको अब नेक्स्ट डायरेक्शन का कुछ भी नहीं पता। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि इस मंथ या इस वीक में हम ये कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में हम ये कर रहे होंगे और ये हमारा एक फ्यूचर रोड मैप इस तरह से चल रहा होगा। जब आपके सामने अपना रोड मैप एटलीस्ट क्लियर होगा, तब आप चीज़ों को अच्छी तरह से लेके चल सकते हैं। ये तब भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करें, क्योंकि हम भी सेम ही चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं अपने ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए भी। और दूसरे केस में कि आप अगर किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब क्लाइंट को पता लगता है कि यार आप इनिशियली ही इतनी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हो और हर चीज़ को प्रॉपर आपने यहाँ पे शीट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, आप कंटेंट किस तरह से प्लानिंग कर रहे हो और हर चीज़ को आप देख रहे हो कि यार एड्स चलाना ज़रूरी नहीं है, एड से पहले जो हमने काम करने के क्लाइंट्स का रिस्पांस या कस्टमर्स का रिस्पांस आए भी, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब क्लाइंट्स भी देखते हैं कि यार आप ये सारी चीज़ें एक्चुअली कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो भी इंप्रेस होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चलते भी हैं साथ। ज़रूरी ये है कि क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ होता नज़र आ रहा हो। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ कैंपेन्स बना देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी कैंपेन बनाना सीख सकता है, सिर्फ यूट्यूब पे जाए 15-20 मिनट की वीडियो देखे और उसको पता लग जाएगा यार कैंपेन किस तरह से डिज़ाइन करनी है। असल काम ये है कि यार आपने मैनेज किस तरह से करना है अपने पूरे स्टोर को, या अगर आपके क्लाइंट का भी स्टोर है, आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, सिस्टम्स किस तरह से बनाने हैं, रोड मैप्स किस तरह से बनाने हैं। और आज की सारी मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। सो आप लोगों ने एंड तक इसको लाजमी देखना है, ताकि आपको हर एक पॉइंट का आइडिया होता रहे कि मैं कौन से पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और आपने भी उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों करना है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज सोशल मीडिया रेडीनेस। अब ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि जब भी आप ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपने बाद में उसकी एड्स ही चलानी होती हैं, और एड्स आपकी मेनली चल रही होती है मेटा पे, इंक्लूडिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर पब्लिशिंग योर एड, आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आपका इंस्टाग्राम का पेज, आपका फेसबुक का पेज है, वो प्रॉपर रेडी हो। ठीक है, एक गलती बहुत से लोग करते हैं, वो ये होती है कि इधर से पेज बनाया, सुबह पेज बनाया और रात को कैंपेन ही स्केड्यूल कर दी। इसके देखें बहुत से नुकसान आते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि समटाइम्स फेसबुक आपका जो एड अकाउंट है वही रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इंक्लूडिंग योर पेज एज वेल, क्योंकि फ़ौरन से आप पेज बनाते हैं और फ़ौरन से ही ऐड लाइव कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप पहले तो पेज को वार्म अप करें, उसके ऊपर कुछ पोस्टिंग्स वगैरह करें, ठीक है? उसके ऊपर रिव्यूज़ वगैरह ऐड करें, अपनी सारी बिज़नेस की डिटेल्स ऊपर ऐड करें, अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह डालें, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं इंस्टाग्राम पेज की बात करूँ, तो अच्छी से उसके ऊपर बायो मेंशन करें, नीचे जो हाइलाइट्स बनी होती हैं, उनको आप लाज़मी ऐड अप करें। अब सोशल मीडिया रेडीनेस वाला पॉइंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब बहुत से लोग जो है ना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। बहुत से कस्टमर जब आपकी ऐड देखते हैं, वो डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करते। अब वैसे तो आप लोगों ने शॉप नाउ का बटन लगाया होता है, लेकिन कस्टमर्स क्या करते हैं, वो आपके शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करने की बजाय पहले आपके पेज पे चले जाते हैं। लेट्स सपोज़ आपके इंस्टाग्राम के पेज पे चले गए। अब पेज पे अगर वो गए और वहाँ पे उनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो डेफिनिटली दे आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लें। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पेज पे वो गए हैं, पेज के ऊपर एक अच्छी पोस्टिंग हुई है, प्रोफेशनल पोस्टिंग्स आप लोगों ने की है, इंक्लूडिंग वीडियोस, इमेजेस, ठीक है, नीचे आपकी हाइलाइट्स लगी हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइलाइट्स में, उसके अलावा पोस्ट में भी कस्टमर्स के रिव्यूज़ आपने कुछ ऐड किए हुए हैं। देन कस्टमर को लगेगा, देखने वाले को लगेगा कि यार ये एक लेजिट बिजनेस है, इनके रिव्यूज़ भी हैं और इंस्टाग्राम पेज इनका एक्टिव भी है। देन दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। सो अब इसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 12 से लेके 15 तक आप लोगों की जो पोस्टिंग्स हैं वो हुई हों, ठीक है? अपनी ऐड चलाने से पहले काम कंप्लीट हुआ हो। दूसरा, आपकी हाइलाइट्स लगी हों। तीसरा, आपकी जो स्टोरी है वो 24/7 एक्टिव हो। अब अगर आप खुद एक चीज़ नोट करें, आप किसी इंस्टाग्राम पेज पे जाते हैं, वहाँ पे स्टोरीज़ नहीं लगी होती हैं, तो पेज देख के लगता है कि इनएक्टिव पेज है, ठीक है? और बिज़नेस का एक्टिव शो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ई-कॉमर्स, बल्कि अब तो हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो 24/7 लगी हो, ताकि इनकेस कस्टमर आए तो उसको पता लगे कि दिस इज़ एन एक्टिव बिज़नेस। और खुदा न खास्ता मुझे कोई इशू भी आता है, तो बिज़नेस वाले एक्टिव हैं और एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, इस इंस्टाग्राम के पीछे कोई एक्टिवली बैठ के इसको हैंडल कर रहा है। और दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया पेजेस की प्लानिंग की बात करें, तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों ने एक शीट बना लेनी है। लेट्स सपोज आपके ब्रांड का नाम है एबीसी, ठीक है? एबीसी हम कंसिडर कर लेते हैं। आपने एबीसी के नाम से एक गूगल शीट बना लेनी है। उसके अंदर नीचे आपको डिफरेंट टैब्स की भी ऑप्शन मिलती है। वहाँ पे आप लोगों ने एक टैब बना लेना विद द नेम ऑफ सोशल मीडिया कैलेंडर। अब उस सोशल मीडिया कैलेंडर में आप लोगों ने अपनी जो वीकली पोस्टिंग का स्केड्यूल है वो मेंशन करना है। अगेन मेक श्योर करना है यार आप लोगों का पेज बिल्कुल भी इनएक्टिव ना शो हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो स्टोरीज आपकी लगी हो, बाकी आप विद द पैसेज ऑफ टाइम पोस्टिंग्स भी कर रहे हो। तो वहाँ पे आप लोगों ने इसका एक कैलेंडर बना लेना है। एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों ने वहाँ पे लाजमी कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है।
अब उसका दूसरा एक फ़ायदा ये भी है कि फेसबुक आपको अल्टीमेटली सीपीएम भी कम देता है। देखें, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या चाहते हैं कि कोई भी उनके प्लेटफॉर्म पे आए तो मैक्सिमम टाइम उधर ही स्पेंड करे, उधर से जल्दी ना निकले। एंड इफ़ इंस्टाग्राम, फेसबुक नोटिसेस कि किसी ने आपकी ऐड देखी है, ऐड देखने के बाद वो आपके पेज पे आ गया, पेज पे आने के बाद उसने काफ़ी टाइम आपके इस पेज पे स्पेंड किया, डेफिनेटली कुछ होगा तो वो टाइम स्पेंड करेगा। अल्टीमेटली वो आपको लोअर सीपीएम के साथ भी रिवॉर्ड कर रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं, और ये वो चीज़ें नहीं है जो कि मैंने एकदम से सीखी हैं, मैंने कहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें कि हमने खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को नोट किया कि कौन सी चीज़ का कहाँ से इफेक्ट हो रहा है। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू, ताकि आप लोगों को कहीं और से देखने की या बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े, आप फ़ौरन से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लें। पॉइंट नंबर 2 इज लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर ने ऐड देख के जाना तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट पे है, और वेबसाइट ही अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी तो बेशक ऐड जितनी मर्जी अच्छी है उसने वेबसाइट से वापस आ जाना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजुअली जो वेबसाइट्स डिज़ाइन हो रही होती हैं, हम लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और हम उसको फ़ोन के अंदर ओपन करके ही नहीं चेक कर रहे होते हैं, जबकि अराउंड 90% आपके जो कस्टमर्स हैं वो फ़ोन से ही आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं और उधर से ही बाइंग कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव लाजमी होना चाहिए। फ़ोन के ऊपर उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसकी नेविगेशन बिल्कुल ईजी हो, हर एक जो टेक्स्ट है, हर एक जो लाइन है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली हाईलाइट हो, और एक्चुअली में ऑर्डर करना बहुत आसान हो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम ऐसे होता है कि हमने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी होती है कि कस्टमर को समझ भी नहीं आ रहा होता कि मुझे ऑर्डर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लियर नेविगेशन हो। अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी जो पिक्चर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाइंग कर रहा है तो वो आगे नहीं आपसे प्रोडक्ट देख रहा है, उसको उसकी फिजिकल फील का कुछ पता नहीं है, उसने पिक्चर्स की बेस पे ही आपसे बाय करना है। अगर आपकी पिक्चर्स ही बहुत हल्की होंगी, देख के ऐसा लग रहा होगा यार बहुत लो क्वालिटी इमेजेस हैं, अगेन कोई आपसे बाय नहीं करेगा। अगर तो आपकी पिक्चर्स अच्छी हैं, एचडी क्वालिटी में है, और आपने प्रॉपर्ली कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली अपनी पिक्चर्स डिज़ाइन की हुई हैं, लाइक अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है उसके यूज़ केसेस डिफरेंट हैं, आपने वो चीज़ें बताई और हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो फिर लोग आपसे लाजमी बाय करेंगे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है वो टेस्टिमोनियल्स हैं। मेक श्योर करें कि आपका जो लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज पे उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ भी लाजमी मेंशन हो, क्योंकि बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट देखने के बाद जो चीज़ ढूंढते हैं वो रिव्यूज़ होते हैं, अगर उनको रिव्यूज़ ना नजर आए वो फिर नहीं बाय करते। सो मेक श्योर कि रिव्यूज़ आपको लाजमी नजर आए। बाय द वे, ये सारी चीज़ें मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखी हुई हैं, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर लैंडिंग पेज इज अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग। ठीक है, अब देखें, अगर आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000 और कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और वहाँ पे कोई बंडल नहीं लगा हुआ, कोई अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग आप नहीं कर रहे, उसने क्या करना है, डायरेक्टली 5,000 की प्रोडक्ट बाय करनी है और निकल आना है। आपकी एड कॉस्ट लेट्स सपोज एक कस्टमर को लाने की आ रही है 500 रुपये। अब देखें, 500 लगा के उसने आके सीधी सीधी 5,000 की प्रोडक्ट बाय कर ली। आप इस चीज़ को जो है मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, क्रॉस सेलिंग प्लस अप सेलिंग करनी है। आप लोग डिफरेंट बंडल्स बना के लगा सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बाय 2 अगर हम करेंगे तो उसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, या बाय 3 करेंगे तो इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, ताकि कस्टमर रादर दैन के सिर्फ 5,000 की बाइंग करे, आपसे 7,000, 8,000, 9,000 की बाइंग कर रहे हो। क्योंकि देखें, एड कॉस्ट तो आपकी वही रही, लेकिन आपका जो अल्टीमेट रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गया, जिससे आपका डेफिनेटली रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। अब बाय द वे, क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग को बढ़ाने की बहुत सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, और इसकी जो मैंने डिटेल है मैंने अपने कोर्स के अंदर भी बताई है, जो कि फ्री यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है, उसका लिंक भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ वो है ईजी चेकआउट। अब पाकिस्तान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कैश ऑन डिलीवरी मेन मार्केट है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स कैश ऑन डिलीवरी से ही बाय करते हैं। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि किसी ने किसी को वो प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट भी देनी होती है, ठीक है, या समटाइम्स बहुत से, क्योंकि हम इस चीज़ को डेली बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं, और मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि कस्टमर्स आपसे बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन भी लाजमी रिक्वायर करते हैं। काफ़ी ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो कि खुद घर पे अवेलेबल नहीं होते यूजुअली, लेकिन उनका जो पार्सल है उनके घर पे डिलीवर होना होता है, जिसकी वजह से कैश या अमाउंट अवेलेबल नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी के बजाय पहले ही पेमेंट कर दें। तो आप मेक श्योर करें कि आपका बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन भी लाजमी अवेलेबल हो, एंड इफ़ पॉसिबल तो आप कार्ड पेमेंट वाला ऑप्शन भी वहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ वो ये कंटेंट क्रिएशन पाइपलाइन। देखिए, जब आपने अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना ही ली है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट कहाँ से आ रहा होगा। अगर आपके पास ये प्लानिंग नहीं है कि आपका कंटेंट कहाँ से कैसे जनरेट हो रहा होगा, तो अनफॉर्चुनेटली आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर नहीं चला सकते, बिकॉज आपकी जो सेल्स आनी है वो बहुत हद तक आपके कंटेंट या क्रिएटिव के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि बेशक आपका क्लाइंट एक स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आप कहते हैं कि हम खुद कंटेंट जनरेट कर रहे होंगे, समटाइम ऐसे होता है कि आप इन्फ्लुएंसर से कंटेंट जनरेट करवा रहे होंगे,
वट एवर यू विल बी डूइंग, आपके पास ये वाली जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दोनों काम कर रहे होते हैं, हम इन हाउस कंटेंट भी जनरेट करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर से भी करवाते हैं, लेकिन जो भी करवाते हैं वो प्लानिंग के साथ करवाते हैं। कभी भी रैंडम नहीं चलते कि जब दिल किया उठ के एक वीडियो बना ली, या कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा लगा तो सिंपली उसको प्रोडक्ट भेज दी। हमारे पास प्रॉपर अपनी शीट्स बनी हुई होती हैं हर एक ब्रांड की, जहाँ पे हम डिफरेंट एड कॉन्सेप्ट्स वगैरह ऐड अप कर रहे होते हैं, जो कि डिज़ाइनर्स, एडिटर्स और हमारा जो मार्केटियर है उसके पास भी एक्सेस होती है। अच्छा, उसके ऊपर मैं बाय द वे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो एक अगेन डिटेल टॉपिक है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी है। बेशक आप वीकली कर रहे हैं, मंथली शीट्स के अंदर किस तरह से ऐड करना कंटेंट, और नेक्स्ट आपको उसके अंदर क्या होगा। अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि आपके पास ये वाली डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज़ जो मैं हमेशा रेकमेंड भी करता हूँ, अगर आप अपना स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके क्लाइंट का है तो उसको भी आप आगे मशवरा दे सकते हैं कि अपना इन हाउस एक छोटा सा सेटअप लाजमी बनाएं। देखिए आपको क्या ही चाहिए, आपको एक ट्राइपॉड चाहिए, आपको लाइट चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, चंद एक चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक लेवल की आप लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, ये खरीद के आप कोशिश करें कि आप इन हाउस भी कंटेंट बनाएं। अगर आप फेस नहीं लेकर आ सकते तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप वैसे अपनी सिर्फ प्रोडक्ट का जो है ना वो कंटेंट बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंडेंस होगी ना वो कम हो जाएगी, और बहुत बहुत बेनिफिट है। अगेन मैं अभी सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन जब आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस चीज़ का कितना बेनिफिट है। मैंने आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था, अपनी काफ़ी प्रोडक्ट्स का जो कंटेंट है वो खुद बनाना शुरू कर दिया था, रादर दैन कि हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें। ऑल्दो कि हम उनसे भी बनवाते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं है। हम हर प्रोडक्ट की पहले खुद भी वीडियो बनाते हैं और बाद में इन्फ्लुएंसर से भी बनवा रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, अगर आपके पास एक इन हाउस छोटा सा सेटअप है और आप खुद अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ जाते हैं जी, पिक्सल सेटअप। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आप ऐड तो अपनी चला देंगे, और अगर आपने पिक्सल प्रॉपर्ली सेटअप नहीं किया तो आपका जो डेटा है वो नहीं पिक्सल के अंदर अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब पिक्सल के अंदर अगर प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मेटा आपकी एड्स को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एड चलाना चाह रहे हैं, वेदर इट्स टिकटॉक, स्नैपचैट, गूगल, मेटा, मेक श्योर करें कि आप लोगों ने पिक्सल अच्छी तरह से पहले लगा दी है, ठीक है, और इवेंट जो है वो आपके नोट कर रहा है। आप खुद जो है ना वेबसाइट जाके विजिट करें, वो सारी एक्टिविटीज़, इवेंट्स परफॉर्म करें, और देन आके चेक करें कि आपका जो इवेंट्स मैनेजर है उसके अंदर पिक्सल ये सारी चीज़ें शो कर रही है या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पिक्सल है उसको प्रॉपरली अच्छी तरह चेक करके अपनी एड्स को स्केड्यूल करें। और अब तो मेटा की अगर हम स्पेसिफिकली या बल्कि टिकटॉक, स्नैपचैट, इन सब के पिक्सल्स की बात करें तो बहुत ईजी है। इनके सिंपल आपने ऐप्स डाउनलोड करनी होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन AI आप अपने पिक्सल्स को अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को गो थ्रू करना अपनी एड चलाने से पहले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 इज़ द कंपेटिटर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन चीज़ है। आपने अपनी ऐड चलाने से पहले अपनी एक लिस्ट बना लेनी है। मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ कि आपने एक ही शीट बना लें, उसके अंदर डिफरेंट टैब्स बना लें। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि हम किस तरह से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इसके बाद मैं वही वाली वीडियो बना रहा हूँ बाय द वे। उसमें आपने करना है कि आपने अपने सारे कंपेटिटर्स की वेबसाइट और उनकी एड्स लाइब्रेरी का लिंक अपने पास रख लेना है, और वो एक ही बार में थोड़ा सा टाइम लगा के उनको नोट कर लेना है। उससे होगा क्या कि आप लोगों के पास आगे, अगर आप लोगों ने देखना होगा कि यार मेरा ये वाला कंपेटिटर इस वक्त क्या कर रहा है, तो आपके पास सिंपल आपने शीट ओपन करनी है और उधर से वहाँ पे उनकी एड्स लाइब्रेरी ओपन कर लेनी है। वहाँ से आपको पता लगता रहेगा कि ये वाला जो कंपेटिटर है ये भी क्या चला रहा है, और उसके अलावा ऐड चलाने से पहले भी आप लोगों ने उन सारे कंपेटिटर्स को निकाल के उनकी एड्स को अच्छी तरह से देखना, कौन क्या चला रहा है, कब से चला रहा है, कैसे चला रहा है, सारे एड एंगल्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, उसको एनालाइज करना है, देन अपनी एड्स को उस हिसाब से बना के देन आपने स्केड्यूल करना है। सो दिस इज़ द वीडियो। बाय द वे सिंपल वीडियो थी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एड परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही होती हैं। मैंने कुछ चीज़ें एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उतारी हुई हैं। आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। इसको आप क्लाइंट ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। जब हम किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं तब भी हम ये वाली शीट उनके साथ मीटिंग के अंदर शेयर करके उनको बता रहे होते हैं कि वो चीज़ें जो हम आपकी एड्स को पब्लिश करने से पहले देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने आज आपको ऑनबोर्ड किया और रात को आपकी एड स्केड्यूल कर दिया। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जब भी आपकी एड स्केड्यूल करें तो प्रॉपर एक प्लानिंग और एक रोड मैप के साथ कर रहे हो। दूसरा, हम अपने भी जो स्टोर्स वगैरह चला रहे होते हैं तो उसके अंदर भी इसी शीट को देख के हम सिर्फ एक बार कह लें कि चेकलिस्ट के तौर पे इसको चेक कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट है, फिर हम अपनी एड्स को लाइव करेंगे। सो आप इसको क्लाइंट ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट कह लें, प्री रिक्विजिट कह लें, व्हाटएवर जो भी आप इसको नाम दे दें, ये है चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं ये भी बना दूंगा कि किस तरह से आपने अपने कॉन्टेंट की प्लानिंग करनी है, शीट कौन सी बनानी है, उसके अंदर कौन कौन से टैब्स होने चाहिए, किस टैब के अंदर आपने कहाँ से डाटा का इनपुट करना है। सो होपफुली आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेंटोरशिप, कंसल्टेशन या मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए फ्रॉम माई एजेंसी, तो आपको नंबर हमारा व्हाट्सएप का इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।